Hello everyone, myself Siddharth Sherpa with your SST classes. So class 6, as we all know that we were discussing the topic democratic government. So we all know that India follows a democratic type of government. You can say India is a democracy. So it's one of the largest democracy in the world. हम लोग ने ये सारी चीज़ देख लिए थे. ठीक है, प्रेसिडेंट कैसे चूज होता है, हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हमारे लीडरशिप कोई दूसरा करता है लेकिन हमारे लिए हमारे बिहाफ पे लीडर्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं, वोटिंग्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती है डेमोक्रेसी में और इंडिया में ये सारी चीज़ें फॉलो किए जाते हैं. ये हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देखा था. लेकिन टुडे हम लोग देखेंगे कि बार बार बोल रहे हमारे डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होती है, रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए जाते हैं. ठीक है, समझ में आ रही है. लेकिन टुडे वी विल बी डिस्कसिंग हाउ अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो सिंपल सी बात है, एक गवर्नमेंट कैसे बनती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो आज हम लोग पढ़ेंगे. सिंपल सी बात है, हाउ इज अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड, हाउ इज अ गवर्नमेंट फॉर्म, ये हम लोग आज हमारे सिंपल सी टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. A political party comes into being when people with similar ideologies come together. तो हम लोग ने देखे थे कि इंडिया में मल्टी पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन तीन से काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है. ठीक है. तो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे फॉर्म होती है, सबसे पहली बात, क्योंकि हम लोग को पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही आगे जाके गवर्नमेंट को रूल करेगा. सबको पता है, हम लोग ने रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी देख ली है. जो पार्टी ज्यादा वोट जीतता या इलेक्शन जीतता है वो क्या बनाता है, रूलिंग पार्टी बनाता है या गवर्नमेंट बनाता है. लेकिन गवर्नमेंट बनाने की प्रक्रिया क्या है वो हम लोग पढ़ रहे हैं. लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है बहुत प्रकार की होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कैसे होती है. सबसे पहले मान लो कि मैं हूं और पूरे क्लासरूम है, हम लोग एक ही प्रकार के आइडियाज को फॉलो करते हैं, एक ही प्रकार के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, तब जाके क्या बनता है, पॉलिटिकल पार्टी बनता है. जैसे बीजेपी, कांग्रेस आज के दिन में हमारे देश में, ये दोनों अलग अलग पार्टी है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पार्टी का अलग अलग सिद्धांत है, अपना अपना क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स है. ठीक है. अपने अपने डिसीजंस मेकिंग है, अपने अपने पॉलिसी है, अपने अपनी नीति है डेवलपमेंट के लिए. तो हर एक पार्टी का अलग अलग क्या होता है, सिद्धांत होते हैं. तो अपने अपने विचारधारा. तो मान लो एक ही प्रकार के विचारधारा के लोग जब एक समूह में रहते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे. ठीक है. एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना विचारधाराएं होती है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का अपने विचारधाराएं होती है. तो पॉलिटिकल पार्टी कम्स इनटू बीइंग, पॉलिटिकल पार्टी तब होती है जब लोग एक ही प्रकार के सिमिलर आइडियोलॉजीज, एक ही प्रकार के विचारधाराएं रखते हैं और एक साथ एकजुट रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी. वैसे उस तरीके से फॉर्म होती है. ठीक है. सो अब देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो अ पॉलिटिकल पार्टी चूजेस कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन. ये इलेक्शन होगा, ELECTION, इलेक्शन. अब पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, ठीक है, भागीदारी लेता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ द पार्टिकुलर एरिया एंड लॉयल्टी ऑफ द पार्टी. एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है बेटा, अब देखो पार्टी क्या हो गया, जैसे कि एक पार्टी है. ठीक है. जैसे कि एक एरिया है, देखो मान लो ये एक एरिया हो गया. ठीक है. इस एरिया में अब क्या होता है कि यहाँ पे बीजेपी लड़ रहे हैं इलेक्शन इस एरिया में. ठीक है. बीजेपी लड़ रहे हैं, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, TMC, ठीक है, RJD, ये सारे पार्टीज यहाँ पे लड़ रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ से मान लो कि एक सीट है, कितने सीट आ रहे हैं, 1 सीट, एक सीट पे लड़ाई हो रही है. पर बीजेपी के द्वारा एक कैंडिडेट आ गया, INC के द्वारा एक कैंडिडेट आ गया, एक लोग चूज किया, TMC के द्वारा एक कैंडिडेट आ गया, RJD के द्वारा एक कैंडिडेट आ गया. ठीक है. तो ये सारे 4 लोग क्या है, इस एक सीट में यहाँ पे 1 सीट के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं. तो बीजेपी किस आधार पे चूज करता है अपने पार्टी कैंडिडेट को. ठीक है. ये पॉलिटिकल पार्टी INC, TMC, RJD किस आधार पे वो लोग चूज करता है यहाँ पे लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है.
यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्शंस हो रहा है, ठीक है। तो जब इलेक्शंस हो रही है यहाँ पे, तो बीजेपी सबसे पहले देखेगी कि ये व्यक्ति, कोई भी पार्टी है, बीजेपी हो, आईएनसी हो, टीएमसी, आरजेडी, ये देखेगा कि ये जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, या जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए दिए गए, ये क्षेत्र में कितना काम किया है, या ये क्षेत्र के लोगों के साथ कितना ये लोगों का तालमेल है, ये भी देखेंगे। और अपने पार्टी के लिए कितना वफादार रह सकता है। तो बीजेपी का कैंडिडेट है, तो बीजेपी के कैंडिडेट अपने पार्टी के लिए कितना वफादार है, कितना लॉयल है, कितना पार्टी के लिए कितना कमिटमेंट है, यहाँ के लोगों को क्षेत्र के विकास के लिए कितना कमिटेड है, ये सारी चीज देखना बहुत जरूरी है। और इन्हीं सारी चीजों को देख के ही एक व्यक्ति को पॉलिटिकल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए एक पार्टी चूज करता है, ठीक है। तो पार्टी में तो और बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ पे और बहुत सारे लोग होंगे इनके पीछे भी, ठीक है। लेकिन इन सारे लोगों में से एक व्यक्ति को चूज करता है या दो व्यक्ति को चूज करता है, किसके आधार पे, कि वो उस क्षेत्र में, खास करके उस क्षेत्र में कितना अपना कमिटमेंट दे रहा है वहां के लोगों के लिए, ठीक है। अपना काबिलियत देखेगा, क्या वो उस व्यक्ति में काबिलियत है या नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए या लीडर बनने का, वो देखेगा। एंड लॉयल्टी टू द पार्टी, अपने पार्टी में लॉयल्टी देखेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलता है बेटा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ये पॉइंट पढ़ा रहे, कभी कभी ये देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो सिद्धांत है उसको विश्वास नहीं रखता है, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो अपना विश्वास नहीं रखता है, उनके सिद्धांतों पे भरोसा नहीं रखता है, उनके सिद्धांत को नहीं मानता है। तो उस समय में भी कोई कोई व्यक्ति अपने आप क्या होता है, इलेक्शन में अकेले खड़े होता है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है, कॉन्टेस्ट अलोन। तो यानी कि कभी कभी पीपल हु डू नॉट बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट अलोन। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि बेटा अब इसी चीज में, यही जगह पे एक और व्यक्ति आ गया इलेक्शन लड़ने के लिए। पहले तो 4 था एक सीट लेने, अब 5वां व्यक्ति आ गया, 5 व्यक्ति। अब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, ना ही बीजेपी को विश्वास करता है, ना ही आईएनसी को विश्वास करता है, ना ही टीएमसी को, ना ही आरजेडी को। तो ये व्यक्ति अकेले ही इलेक्शन लड़ता है। कभी कभी इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। ऐसे बहुत सारे होते हैं इंडिपेंडेंट्स, यानी कि ये विदाउट हेल्प they participate or they contest in the election without the help of any political party, or they do not believe in the ideologies of the political parties। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी सिद्धांत होते हैं, ये सिद्धांतों को ये लोग नहीं मानते हैं, और ये लोग अपने से ही अकेले ही इलेक्शंस में खड़े होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट्स बोलते हैं। इंडिपेंडेंट, निर्दलीय भी बोल सकते हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। समझ में आए ये 3 पॉइंट। एवरी पार्टी हैज ए मैनिफेस्टो, ठीक है। एवरी पार्टी हैज अ मैनिफेस्टो या एजेंडा, जो भी बोले। मैनिफेस्टो क्या है, अब समझाते हैं। मैनिफेस्टो मतलब जैसे कि वो लोगों का वादा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या बोलता है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा, प्यारे जनता, देशवासी, अगर आप मुझे इलेक्शंस में जिताएंगे, यदि आप मुझे लीडर बनाएंगे, तो मैं आपके लिए स्वच्छ जल सारे घर पे लाऊंगा, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलें बनाऊंगा, रोड्स बनाऊंगा, कॉलेजेस बनाऊंगा, ठीक है, हेल्थ केयर यानी कि अस्पताल बनाएंगे। ये सारे चीज वादा करते हैं। वो लोग का अपना अपना एक मोटिव होता है, किस बेसिस पे वो लोग इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। यानी कि मान लो कि एक क्लासरूम है। एक क्लासरूम में मैंने बोला कि 2 बच्चे को मैंने चूज किया कि मॉनिटर बनाने के लिए, ठीक है। क्लास प्रीफेक्ट या क्लास का मॉनिटर बनने के लिए 2 बच्चे के लिए चूज किया, ठीक है। सो वो 2 बच्चे को मैंने बोला कि मैं डायरेक्टली मैं चाहूंगा तो मैं चूज कर सकता हूँ दोनों में से किसी एक को, लेकिन मैंने बोला कि चलो थोड़ा डेमोक्रेसी अपनाया जाए। देखो, डेमोक्रेसी अपनाया जाए। तो मैंने बोला क्लासरूम में 2 कैंडिडेट को मैंने चूज किया, और मैंने बोला कि ये 2 कैंडिडेट में बच्चों लोगों को मैंने बोल दिया कि चूज करो तुम इलेक्शन, मतलब इलेक्शन करा दिए मैंने क्लास में कि
जिस व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिलेगा वो व्यक्ति मॉनिटर बनेगा। लेकिन अपने एक बार मौका दे दिया उस मॉनिटर को कि बोलने के लिए कि अगर तुम मॉनिटर बनोगे तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है। तो वो दो व्यक्ति क्या करेगा, दो स्टूडेंट्स क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं मॉनिटर बनूंगा तो मैं क्लास में क्लीनलीनेस लाऊंगा, नीटनेस लाऊंगा, ठीक है। कोई दूसरा बोल रहा है मैं क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, ठीक है, सारे बच्चों को एकदम डिसिप्लिन में रखूंगा, ये सारी चीज़ वो लोग बोलते हैं। यही होता है मैनिफेस्टो। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ता है तो वो लोग का अपना एक मुद्दा होता है जिसके आधार पे वो लोग इलेक्शन लड़ता है। और वो लोग क्या बोलता है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा तो मैं रोड बनवाऊंगा, घर बनवाऊंगा, विकास लाऊंगा, ठीक है, डेवलपमेंट लाऊंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ है। तो लोग भी यही सब चीज़ देख के एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या करता है, वोट देता है। बोलेगा कि मैं महंगाई घटाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें क्लियर, दैट इज नोन एज मैनिफेस्टो। सो elections in India are held in the interval of 5 years in central and state। तो हमारे देश में इलेक्शंस कब होती है? हमारे देश में इलेक्शन 5 साल के अंतराल पे होती है। इलेक्शंस इन आवर कंट्री टेक प्लेस ऑन द इंटरवल ऑफ 5 years बोथ इन सेंटर एंड स्टेट। चाहे सेंटर लेवल पे जनरल लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे राज्यसभा इलेक्शन हो, ये दो जगहों पे हमारे यहाँ पे इलेक्शंस जो होती है दो जगहों पे, तो 5 साल के इंटरवल पे होती है। हर एक 5 साल के अंतराल पे रेगुलर इंटरवल में क्या होता है कि इलेक्शंस होती है। और इलेक्शंस होना क्यों जरूरी है, सबको मैंने कल बताया था पहले का वीडियो में कि इलेक्शंस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इलेक्शंस पावर को चेक करता है। इलेक्शंस लोगों के पावर को, लीडर के पावर को चेक करता है। तो 5 साल में अगर कोई भी पार्टी अच्छे से काम कर रहा है तो यस ऑब्वियसली लोग उसको अच्छे से वोट देके फिर दोबारा से जिताएगा। यदि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि वो 5 साल के अंतराल में जो दूसरा इलेक्शन होगा 5 साल के बाद, उस इलेक्शन में लोग उसको ना जिताए और दूसरे पार्टी को जिताए। तो इसीलिए इलेक्शंस बहुत जरूरी है और इलेक्शंस 5 साल के अंतराल में होती है। ये सारी चीज याद रख लेना ध्यान से, ठीक है। तो अब देखो, पार्टी विच विन्स द मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेचर में जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है बेटा कि दो व्यक्ति है, एक क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, ठीक है, 6 सीट है। इस क्षेत्र से एक व्यक्ति लड़ रहा है, इस क्षेत्र से एक लड़ रहा है, इस क्षेत्र से एक लड़ रहा है, इस क्षेत्र से एक लड़ रहा है, इससे। तो इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक सीट है, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारी चीज में। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज 1 2 3 4 5 6, 6 में से मान लो बीजेपी ने 4 जीते, आईएनसी ने 1 जीते और अदर्स ने, अदर बहुत सारे पार्टीज मिला के 1 जीते, तो ये कुल मिला के 6 हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात समझो। तो जो सबसे ज्यादा सीट जीतता है, 4 सीट बीजेपी ने जीता है, तो वो पार्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्शन जीत रहा है। इन इंडिया एट द मोमेंट 545 लोकसभा सीट्स है। कितने लोकसभा सीट्स है? 545 सीट्स है। इस 545 सीट्स में लोकसभा में 545 सीट्स में जो सबसे ज्यादा 545 समटाइम्स 552 अप्रोक्सीमेटली यही होता है, अराउंड इतने रेंज में चलता है। तो क्या होता है कि इसमें से जो 50% से ज्यादा सीट जीतेगा, 50% एंड अबव, वो क्या करेगा, पार्टी यानी कि गवर्नमेंट बनाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्शंस में 5 साल के इंटरवल्स में होते हैं, ठीक है, और पार्टी जो मेजोरिटी ऑफ सीट्स जीतते हैं, मेजोरिटी ऑफ सीट्स यानी कि अराउंड 240 से अबव सीट्स जीतते हैं, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेजोरिटी मतलब पूरी तरीके से मेजोरिटी लाना है। यदि कि तुमको 500, यदि कि तुमको फॉर एग्जांपल मान लो, यदि तुमको 545 सीट में से 250 सीट लाना जरूरी है, 250 सीट लाना जरूरी है अगर तुमको इलेक्शन जीतना है गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो मान लो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी अगर 200 सीट जीत रहा है, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं मिलेगा।
उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुमत, पूर्ण बहुमत मिलना जरूरी है, या फुल मेजोरिटी या अट्टर मेजोरिटी मिलना जरूरी है। यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अट्टर मेजोरिटी नहीं मिलता है तो एट द टाइम वो दूसरे पार्टी के साथ मिलके क्या बनाता है, वो बहुमत पाने का सीट, यानी कि 50% का सीट्स वो क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कोलिएशन गवर्नमेंट। उस सिचुएशन में क्या बनता है, कोलिएशन गवर्नमेंट। तो मैंने यहाँ पे बोला कि पार्टी मेजोरिटी ऑफ सीट्स जीतता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो सरकार बनाएगी। यदि मान लो इफ अ पार्टी डज नॉट गेट आउटराइट मेजोरिटी, यानी कि पूरी तरीके से बहुमत नहीं मिल रहा है, यदि तुमको पार्टी बनाने के लिए मान लो 15 सीट चाहिए, फॉर एग्जांपल सरकार बनाने के लिए 15 सीट चाहिए, लेकिन तुमको 10 मिल रहा है, केवल कितना मिल रहा है, 10, तो और 5 सीट कहां से लाओगे, अन्य पार्टी से लेके आओगे, 1 या 2 पार्टी से मिला के, और 5 सीट लेके तुमने 15 सीट बना ली और बहुमत ले लिए। तो उस समय वो पार्टी जो गवर्नमेंट बनाएगी वो अकेले पार्टी नहीं होंगी, लेकिन 2 या 3 मिलके क्या बनाएंगे, उसको क्या बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। तो वैसे गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट। लेकिन आज के दिन में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट बना है बीजेपी ने पूरी तरीके से बहुमत लेके जीता है, देश इलेक्शन जीता है, इसीलिए बीजेपी का सरकार बना है। यदि बीजेपी हो या आईएनसी हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, अगर वो पूरी तरीके से बहुमत नहीं ला पाती है तो वो सरकार नहीं बना पाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी और अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं तो वो काफी जरूरी होती है, ठीक है। इलेक्शंस, मैंने बोला था, इलेक्शंस हेल्प्स टू कीप चेक ऑन द लीडरशिप एंड द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो गवर्नेंस यानी कि लोगों को रूल करने के साथ साथ, ठीक है, कि सही ढंग से रूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या गवर्नमेंट फीका पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है, ये सारी चीज देखने के लिए इलेक्शंस किए जाते हैं। तो हम यदि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग किसी व्यक्ति को चूज करते हैं, तो उसी व्यक्ति के द्वारा हम लोग अपने जगहों पे बदलाव भी ला सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, फेयर इलेक्शन, पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस एटसेट्रा वर्क बेस्ट इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी भी चीज के बारे में अपने राय देने का आजादी है। इक्वलिटी, सबको अधिकार मिलता है बराबरी का, सबको बराबरी का वोट देने को मौका मिलता है। लिबर्टी, सबको आजादी है कि कोई भी पार्टी को हम लोग वोट दे सकते हैं। फ्रीडम, आजादी, धर्म, पात, जात पात सब मानने का। फिर इलेक्शंस, यहाँ पे इलेक्शंस जो होते हैं एकदम साफ सुथरा होती है, सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, ठीक है। ये सारी चीज डेमोक्रेसी में काफी अच्छा से जचता है। तो डेमोक्रेसी हम लोग बोलते हैं कि इट्स गवर्नमेंट क्या है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये सारे लोगों के द्वारा किया जाता है, तो ये इसमें सारा मास पार्टिसिपेशन, सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होना, ठीक है। तो ये सारी चीज डेमोक्रेसी में काफी जरूरी है, ठीक है। तो ये इलेक्शन जो होता है बेटा, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर्म ऑफ लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। लोगों और जनता और सरकार के बीच में, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में ये काफी इंपॉर्टेंट एक जोड़ बन जाता है, क्या, आप लोगों का इलेक्शंस। थ्रू इलेक्टोरल सिस्टम द पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। थ्रू इलेक्टोरल सिस्टम यानी कि सारे, मैंने बोला था कि कल सारे व्यक्ति एक ही जगह पे ले आके डिसीजन नहीं दे सकता है, ये संभव नहीं है सारे देश के लोग। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को आगे रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम, यानी कि हम लोग किसी व्यक्ति को चूज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पीपल इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग पे, जो देश के लिए डिसीजन मेकिंग हो रहा है उस पे भागीदारी ले रहा है, क्योंकि ये सारे लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ही जो व्यक्ति आगे जाके वोट में खड़ा हुआ है वो क्या करता है कि हमारे लिए डिसीजन लेता है। तो एक प्रकार से वो हम ही डिसीजन ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने ही उस व्यक्ति को क्या किया है, चूज किया है। वी कैन व्यू आवर पॉइंट थ्रू पब्लिक ओपिनियन, यानी कि हम लोग अपने विचारधारा है किसके जरिए थ्रू दिखा सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन। लोग, ठीक है, लोग अपने किसी भी चीज पे अपने विचारधाराएं पब्लिक ओपिनियन के जरिए क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। यानी कि कोई भी नियम कानून पास हो रहे हैं देश में, अगर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको हम लोग पब्लिकली क्या कर सकते हैं, उसका विद्रोह कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज द मेन बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शंस। It is an intermediary between the government and the
पीपल। तो ये इलेक्शंस क्या है, एक गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक क्या है, जोड़ है। सिंपल सी बात है, ठीक है। जनरेटिंग पब्लिक ओपिनियन, तो डेमोक्रेसी में क्या है कि लोग अपना पब्लिक जो होता है, जो जनता होता है, क्योंकि उन्होंने सरकार बनाया है, तो उनके पास ये भी अधिकार है कि वो आज के दिन में सरकार जो भी कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रहा है, तो उसमें क्या कर सकता है, अपना पब्लिक ओपिनियन दे सकता है। लोगों से हम लोग पब्लिक ओपिनियन, लोगों का विचारधारा है, लोगों का राय जानना बहुत जरूरी है, और लोग उस राय को कैसे आगे रखता है ये भी जानना जरूरी है। तो हम लोग कैसे पब्लिक यानी कि लोगों के द्वारा कैसे वो लोग का राय जानेंगे, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेसी में। आज के दिन में पब्लिक पढ़े लिखे है, आज के दिन में पब्लिक पढ़े लिखे है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिटरेट इन आवर कंट्री, ठीक है। तो पढ़े लिखे है, इनलाइटेड है, सारी चीजों के बारे में जानता है, खास करके पॉलिटिक्स के बारे में आजकल लोग और ज्यादा जागरूक हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे लिए क्या होता है, apart from this there are certain agencies which help in imparting information and formulating public opinion, ठीक है। आज के दिन में जनता पढ़े लिखे है, सब कुछ जानता है, पॉलिटिकली अवेयर है, इसीलिए वो लोग कोई भी डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, वो सारे डिसीजंस पे अपने विचारधारा रख सकता है, ठीक है। तो खास करके देखा जाए आज के दिन में ऐसे हमारे पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने के लिए, लोगों के द्वारा पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए, लोग किसी भी चीज के बारे में क्या सोचता है, गवर्नमेंट का कोई भी नीति के बारे में क्या सोचता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के दिन में महंगाई एक प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि पेट्रोल की राइजिंग प्राइसेस, सिलेंडर्स के राइजिंग प्राइसेस, एंड एट द सेम टाइम ये किसान बिल जो पास हुआ था, ये सारी चीज में लोग अपना अपने विचारधाराएं देते थे। लेकिन ये विचारधारा को आगे कौन पहुंचाता है, उसको पहुंचाने के लिए बहुत सारे पब्लिक ओपिनियंस को पहुंचाने की एजेंसीज है जो कि इंफॉर्मेशन सबको देता है, खास करके मीडिया। आज के दिन में मीडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, केवल लोगों का ओपिनियन को आगे रखने के लिए नहीं, लेकिन जनता सरकार क्या कुछ कर रहा है वो भी बताता है मीडिया, और लोग क्या चाहता है वो भी मीडिया का काम बताता है। तो मीडिया काफी इंपॉर्टेंट एक वेपन होता है डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में मीडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि मीडिया अच्छा है तो देश बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। कैसे? क्योंकि मीडिया हमेशा तुमको सही खबर और सही अच्छे खबर ही तुमको देंगे। जैसे कि मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वॉइस टू वॉइस पब्लिक ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन जानने के लिए मीडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। खास करके आज के दिन में न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, या स्पेलिंग गलत हुआ, मैगजीन्स and journals publish their views, while news channels broadcast the views of individuals who express their opinion on government's performances across key sectors of administration। तो न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, लोगों के द्वारा जर्नल्स पब्लिश किए जाते हैं, उस पे लोगों का विचार धाराएं लिखे जाते हैं। लेकिन न्यूज़ चैनल्स भी होते हैं, न्यूज़ चैनल्स भी क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, दिखाता है जनता का विचार। जाता है न्यूज वाला कि पूछता है कि सुनिए जी, आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने जो किसान बिल लागू किया है उसके पीछे आपकी राय क्या है। तो ये लोगों को जाके पूछता है, लोग उसके बारे में क्या सोचता है, और ये जब लोग क्या सोचता है वो सरकार तक पहुंचाने का काम भी किसका है, मीडिया का है। तो मीडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों का पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। देयर ओपिनियंस ऑन गवर्नमेंट परफॉर्मेंसेस, लोग अपने गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बारे में अपने राय देते हैं। खास करके की एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ के क्षेत्र में, लेजिस्लेशन के क्षेत्र में, ये सारी चीजों में लोगों का राय मीडिया आगे लाता है। तो ये सारी चीज जब मीडिया करता है, इससे क्या होता है कि दिस मेक्स द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द पब्लिक रिएक्शन ऑफ देयर गवर्नेंस। तो जब लोगों का पब्लिक ओपिनियन मीडिया आगे रखता है तो उससे लोगों को तो अच्छी काम हो रहा है, क्योंकि लोग अपना विचारधारा आगे रख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट को भी एक एडवांटेज क्या होता है कि गवर्नमेंट भी ये जान पाएगा मीडिया के जरिए कि क्या उनका लिया गया डिसीजन सही है या गलत है। यदि पॉजिटिव रिएक्शन आया, यानी कि पब्लिक ओपिनियन के द्वारा अच्छे रिएक्शन आए, तो गवर्नमेंट को लगेगा कि यस, कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही करें। यदि लोग नाखुश है तो गवर्नमेंट को भी लगेगा कि यस, हम लोग गलत कर रहे हैं, उसमें कुछ सुधार लाना चाहिए। सो मीडिया हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो जब लोगों की सोच आप लोगों को पता चल जाएगी, गवर्नमेंट को लोगों की सोच पता चल जाएगी, तो
किसके जरिए पता चल रहा है? मीडिया के जरिए। जब मीडिया लोगों का सारा विचारधारा है गवर्नमेंट तक पहुंचा रही है, तो गवर्नमेंट भी यस उस विचारधाराओं में कुछ काम करेंगे जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना रहे सरकार की ओर। इज दैट क्लियर? खास करके आज के दिन में और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज जैसे कि टेलीविजन, रेडियो एंड इवन सिनेमा टू सम एक्सटेंट हैव कंट्रीब्यूटेड लार्जली इन जनरेटिंग पब्लिक ओपिनियंस। तो आज के दिन में टेलीविजन में बहुत सारे शोज आते हैं, ठीक है, रेडियो में भी शोज आते हैं, खास करके सिनेमा जैसे कि मूवीज वगैरह में भी हमारे देश के पॉलिटिकल सिचुएशंस को दिखाया जाता है। तो ये सारे चीज भी पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने में काफी हद तक मदद करती है। टीवी चैनल्स जो होता है बेटा लाइव प्रसारण करता है जनरल पब्लिक डिस्कशंस के बारे में। आजकल बहुत सारे ऐसे शोज आ रहे हैं जिसमें लोगों को एक साथ रखे जाते हैं और डिसीजंस, लोगों का ओपिनियन जाना जाता है, ऐसे शोज रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मीडिया जो होता है प्लेज अ की रोल इन फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियंस। इसीलिए आप लोग देखें तो मीडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल है जिसमें वो लोग क्या करता है, पब्लिक ओपिनियन क्या करता है, लोगों से लेता है और वो गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। रोल ऑफ मीडिया इन गुड गवर्नेंस, यानी कि यदि मीडिया अच्छा होता है बेटा, मीडिया अच्छा रहेगा तो सरकार भी काम अच्छे से करेगी, क्योंकि मीडिया बार क्या करेगा, सरकार का किए गए काम को लोगों तक पहुंचाता है और लोगों का विचारधाराएं सरकार तक पहुंचाता है। सो दिस मच फॉर टुडे। आई होप यू विल अंडरस्टूड हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन कैसे क्रिएट होती है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे और पढ़ेंगे इस चैप्टर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।